Hello friends, today we are going to talking about the communal conflict and cabinet mission. आज हम सांप्रदायिक संघर्ष और कैबिनेट मिशन के बारे में परिचर्चा करेंगे। अनेक बार आपने भी सुना होगा और मैंने भी अनेक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स और लेक्चर्स के दौरान बहुत से विद्वानों के द्वारा अनेक तथाकथित वक्तव्यों को सुना और उसके बाद मैंने ये तय किया कि क्यों न इसकी तह तक, जड़ों तक, मूल तक और गहराइयों तक जाया जाए। तो आज का जो व्याख्यान है वो इसी बात पर केंद्रित है कि क्या जो आपके सामने पीपीटी पर दिखाई दे रहा है, भारत, पाकिस्तान, खालिस्तान, हिंदुस्तान की कहानी जो है वह सांप्रदायिकता के इतिहास को धूमिल करती है, अथवा ये कहानी जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हमारे सामने आज प्रस्तुत है उसके पीछे का वातावरण क्या था। राजनीति विज्ञान के शोधार्थी होने के नाते मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से कहना कि विभाजन के लिए पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना अथवा मुस्लिम लीग जिम्मेदार था, अथवा ब्रिटिश एम्पायर इसके लिए उत्तरदायी था, अथवा इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके लीडर इस विभाजन के लिए उत्तरदायी थे। ये एक नादानी भरा जवाब होगा। यह स्पष्ट रूप से बिना किसी डेप्थ स्टडी का जवाब होगा। वास्तव में कौन जिम्मेदार था और नहीं था, इसके जानने के पहले हमें उन परिस्थितियों को जानना होगा जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को और भारतीयों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो लास्ट ऑप्शन के रूप में, लास्ट सॉल्यूशन के रूप में भारत और पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार करें। कैबिनेट मिशन योजना के पहले कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो वातावरण था उसको ट्रेस आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उन परिस्थितियों की ओर गमन करना होगा जिनके कारण दी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट बिफोर कैबिनेट मिशन की सिचुएशन क्रिएट हुई। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें मालूम होता है कि अनेक इतिहासकारों ने एंशिएंट इंडिया को कॉल किया है हिंदू इंडिया के नाम से। मिडाइवल इंडिया को उन्होंने मुस्लिम इंडिया के नाम से कॉल किया है, परंतु उन अधिकांश इतिहासकारों ने कदापि मॉडर्न इंडिया को, आधुनिक भारत को क्रिश्चियन इंडिया के रूप में कॉल नहीं किया, अपितु उसे आधुनिक भारत कहा है। ये इतिहासकारों के साथ बड़ी ही विडंबना रही है। कुछ इतिहासकारों को छोड़कर उन्होंने एक विशेष पटरी पर, बैकग्राउंड पर और रेखा पर भारतीय इतिहास का मूल्यांकन किया। जो आपको यहाँ स्टार के रूप में ब्रिटेन दिखाई दे रहा है वह इस कहानी का मुख्य पात्र है। 1857 की क्रांति में देशी रियासतों के राजाओं ने अपनी अपनी रियासतों को बचाने के लिए, सैनिकों ने अपने गौरव को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के दौरान हमने देखा कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य को, अपनी रियासतों को अथवा अपने क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए कार्य किया। थियोडोर बैक के द्वारा, अरब साम्राज्य के द्वारा और मुस्लिम नेताओं के द्वारा जो आकांक्षा पाली गई उसे पल्लवित करने का कार्य ब्रिटिश साम्राज्य ने किया। हालांकि हमें ब्रिटिश साम्राज्य से इसलिए शिकायत नहीं करनी चाहिए
क्योंकि एम्पायर का ये उद्देश्य था कि किसी भी कीमत पर वह अपने साम्राज्य को संरक्षण प्रदान करे और साम्राज्य का विस्तार करे, उपनिवेश को बचा कर रखे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के काउंटर के रूप में हिंदू के खिलाफ मुसलमान को खड़ा करने का जो रहस्यमयी आधार ब्रिटिश साम्राज्य ने तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मोमडन्स को डिजाइन किया गया और वह धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसा कि मिंटो ने कहा भी कि हमने ऐसे नाग के दंत विषदंत बोए हैं जिनके आधार पर तैयार होने वाली फसल को काटना नामुमकिन था। ब्रिटिश साम्राज्य ने ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रयास नहीं किया, बहुत से प्रयास किए, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में और सांप्रदायिक समूह की राजनीतिक आकांक्षाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की इन तमाम तरह की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। सबसे पहले ये जो कहानी शुरुआत होती है, उस कहानी कैबिनेट मिशन से पहले भी हम देखें कि जब 1919 में विस्तारित स्वरूप दिया गया, 1935 में और विस्तारित स्वरूप दिया गया और 1940 मार्च 1940 में लाहौर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा टू नेशन थ्योरी को डिज़ाइन किया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांतों की बात कही गई और क्रिप्स मिशन को विफल बनाया गया। हालांकि उसके पीछे बहुत हद तक ब्रिटिशर जिम्मेदार थे, परंतु वेवेल योजना के अंतर्गत जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदू स्थापित करने का प्रयास किया, वह भी बुरी तरह से धूमिल हो गया। अब ब्रिटिशर को अधिकांशतः या लगभग एहसास हो गया कि मुस्लिम विद्रोह को अथवा मांग को, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की इस डिमांड को इजीली इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। फिर भी वो ये प्रयास कर रहे थे किसी भी तरह से जो सत्ता का हस्तांतरण है वह एक भारत को दिया जाए, परंतु उसके लिए अलग अलग समूह की अलग अलग मांगे थी, जिनमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और खालिस्तान की कहानी निर्मित होती है, सर्जित होती है, और जिसके पश्चात कैबिनेट मिशन को इनडायरेक्टली पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ता है और अंततः कैबिनेट मिशन भी अपने अंतिम लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाया और माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान के माध्यम से 2 डोमिनियन स्टेट को डिजाइन करना ही पड़ा। तो ये उस समय की तथाकथित विद्यमान उन तमाम परिस्थितियों का नतीजा था जिन परिस्थितियों को उत्पन्न, सर्जित और पल्वित करने में ब्रिटिश साम्राज्य, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का तथा अदर कम्युनिटीज़ का पार्शली भूमिका रही है, आंशिक रूप से उनका योगदान रहा है। तो आइए इस पर परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले सत्ता हस्तांतरण अथवा पावर ट्रांसफर की जो रूपरेखा डिजाइन की गई, उस रूपरेखा को डिजाइन करने की टाइमलाइन के बारे में हम परिचर्चा करें तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन जो 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया, असफल हो गया। फिर से स्टैफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन में सदस्य बनकर आया। लॉर्ड वेवेल, जिसने वेवेल प्लान बनाया और शिमला शिखर वार्ता का आयोजन किया, वो लॉर्ड वेवेल इस समय भारत के वाइसराय हैं। इसलिए स्टैफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड वेवेल अभी भी इस मिशन के मुख्य भागीदार हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है और आम चुनाव में जो कोलिशन गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ विंस्टन चर्चिल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज़ बीन डिक्लाइंड, उसका पतन हो चुका है। 26 जुलाई 1945 की रात्रि को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम विंस्टन चर्चिल ने सम्राट जॉर्ज सस्टम को अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है और उनके स्थान पर क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी की गवर्नमेंट स्थापित हो चुकी है, जो कि सामान्यतः ब्रिटेन की पक्षधर रही है, ब्रिटेन में भारत की पक्षधर रही है।
जैसा कि पूर्व के क्रिप्स मिशन और वेवेल प्लान में भी क्लेमेंट एटली की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो दैट टाइम वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ चर्चिल। भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा, पैट्रिक लॉरेंस को नया भारत सचिव बनाया गया है और उनके निर्देशन में ही जो कैबिनेट मिशन था वो भारत पहुंचता है। तो इसका दूसरा जो कैबिनेट मिशन का कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट की डिजाइन का दूसरा जो दारोमदार किरदार है वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। वाइसराय लॉर्ड वेवेल, जो कि दिल्ली और लंदन के बीच यात्राएं करते हैं, टेलीग्राम भेजते हैं और भारत की बदलती हुई परिस्थितियों के बारे में ब्रिटेन को रिपोर्टिंग करते हैं। देन मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना इस कहानी का तीसरा और महत्वपूर्ण किरदार है, जिसके ऊपर पूरी कहानी निर्भर करती है। 1906 मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1909 में मुसलमानों को धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन में पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया और धीरे धीरे उसको विस्तारित किया गया। मुस्लिम लीग की बढ़ती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आंखों में सूल के समान कार्य किया। अनेक बार लॉर्ड वेवेल के द्वारा, क्रिप्स के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना से वार्तालाप की गई, परंतु अंततः वे सभी वार्तालाप निष्फल हुई। देन सिख समुदाय और मास्टर तारा सिंह, जिन्होंने वेवेल प्लान के दौरान शिमला शिखर सम्मेलन में भाग लिया, सिखों के प्रतिनिधित्व के रूप में, और आगे चलकर कांग्रेस से भी मनमुटाव हुए और उन्होंने अलग से लिस्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए लिस्ट भेजी। सिख समुदाय मास्टर तारा सिंह के द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया कि यदि हिंदुस्तान का विभाजन होता है और भारत पाकिस्तान का निर्माण होता है तो एक नेशनल स्टेट के रूप में, राष्ट्र राज्य के रूप में, राष्ट्रीय आइडेंटिटी के रूप में उन्हें भी खालिस्तान अथवा सिक्किस्तान की डिमांड करनी होगी और उनकी ये मांग ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी करनी होगी। वंचित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा क्रिप्स मिशन के बाद वेवेल योजना और वेवेल योजना के बाद कैबिनेट मिशन को क्लियरली चैलेंज दिया गया कि वो केवल हिंदू और मुस्लिम को तवज्जो देकर वंचित समूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा हिस्सा माइनॉरिटीज के रूप में डिप्रेस्ड क्लासेज का है और इसलिए शेड्यूल्ड क्लासेज को इग्नोर करना भारत के लिए एक रिस्की स्टेप होगा, खतरनाक कदम होगा। देन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस कांग्रेस के लीडर, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जो कांग्रेस के लीडर नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण समन्वयकर्ता, निर्णयकर्ता और निर्णायक भूमिका अदा करने वाले नायक हैं, इन सबके द्वारा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया अंडर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कम्युनल एंड कम्युनिटी। अपना अपना पक्ष रखना, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी किसी भी कीमत पर भारत के अलावा अधिसत्ता नहीं चाहते, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा दूसरे को अधिसत्ता नहीं देना चाहते हैं और उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, यह हम कह सकते हैं उनका जो अंतिम लक्ष्य है अखंड भारत का निर्माण करना। वे किसी भी कीमत पर भारत के टुकड़े नहीं करना चाहते हैं। वंचित समूह के लिए भी महात्मा गांधी ने अनेक बार हरिजन थ्योरी को डिजाइन किया और कहा कि वो निसंदेह हिंदू ही हैं और हिंदुओं में विभाजन करने की ब्रिटिश साम्राज्य को कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कहानी के मुख्य पात्र हैं जिन्होंने कैबिनेट मिशन के पूर्व की स्थितियों को संभाला या बिगाड़ा या एक संक्रमणकालीन स्वरूप दिया अथवा ऐसा स्वरूप दिया जिसकी परिणति भारत पाकिस्तान या भारत के विभाजन के रूप में हुई। 26 जुलाई 1945 विंस्टन चर्चिल का ताकपत्र और उनके स्थान पर
नवीन प्रधानमंत्री के रूप में क्लेमेंट एटली के द्वारा चार्ज संभाला गया। 8 अगस्त 1945 लॉरेंस का संदेश। ये पहली बार लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनने के पश्चात लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा फर्स्ट मैसेज कन्वे किया गया है इंडिया के लिए। और लॉरेंस कह रहे हैं कि शीघ्र ही वो भारत की सांप्रदायिक और संवैधानिक समस्या का समाधान करने के लिए भारत की सरजमीन पर आएंगे। महायुद्ध का अंत हो रहा है और भारत के पूर्ण स्वराज की दिशा में हम महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। इसी के साथ सांत्वना संदेश और शोक संदेश भी अभिव्यक्त किया गया। दिसंबर 1945 में प्रस्तावित निर्वाचनों को लेकर लॉर्ड वेवेल के द्वारा सभी प्रांतों के गवर्नरों से वार्तालाप की गई रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन प्रपोज्ड हैं दिसंबर 1945 में, उन चुनावों पर परिचर्चा करने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने के लिए सभी राज्यपालों से परिचर्चा की गई। जब कमांडर इन चीफ आचिन लेक से चुनावों के बारे में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इलेक्शन पार्टिसिपेशन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के बारे में परिचर्चा की गई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, और हकीकत में ऐसा ही हुआ। बाद में ऑचिन लेक ने कहा कि अधिकांश जो हिंदू समुदाय के क्षेत्र हैं, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस को विजय मिलेगी और बाकी रिमेनिंग माइनॉरिटीज के सेक्टर को छोड़कर अधिकांश सीटों पर मुस्लिम लीग जीतेगा। अंततः ऐसा ही हुआ। अगस्त 1945 इस दौर में, अगस्त से सितंबर के दौर में लंदन और दिल्ली के बीच लॉर्ड वेवेल और एटली के बीच अनेक दौर की वार्ताएं हुई। इन वार्ताओं के दौरान ही क्लेमेंट एटली, लॉर्ड वेवेल, स्टेवर्ट क्रिप्स, लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर के बीच विस्तार से परिचर्चाएं हुई। किस तरह से भारत की सांप्रदायिक समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने निजी सचिवों से भी विचार प्राप्त किए। अधिकांश ने भारत के विभाजन को ही अंतिम योजना के रूप में अभिव्यक्त किया। अलग अलग गवर्नरों के द्वारा भी अपने क्षेत्र की बात कही और मुस्लिम लीग तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुख के बारे में, व्यवहार के बारे में, चरित्र के बारे में, संभावनाओं के बारे में वक्तव्य दिया। देन 19 सितंबर 1945 को वायसराय के द्वारा नई दिल्ली से संदेश दिया गया। क्या संदेश दिया गया? वायसराय ने यह संदेश दिया कि शीघ्र ही एक मिशन भारत आएगा जिसका उद्देश्य भारत को सत्ता हस्तांतरण करना है, संवैधानिक समस्या का समाधान करना है और सांप्रदायिक सद्भावना और सहयोग को स्थापित करना है। वायसराय के द्वारा जिस भारत की सरकार को निर्मित करने अथवा संवैधानिक समस्या के समाधान की बात कही गई, तो न्यूज़पेपर द डॉन में जिन्ना ने अपना प्रत्युत्तर दिया और उस प्रत्युत्तर में जिन्ना के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि ब्रिटिश सरकार एक्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान को छोड़कर किसी योजना को स्थापित करना चाहती है तो यह योजना सफल नहीं होगी, जैसे कि पूर्व योजनाएं लाइक स्टेपर्ट क्रिप्स एंड वेवेल प्लान, स्टेपर्ट क्रिप्स के नेतृत्व की योजना और वेवेल की योजना की तरह वह भी विफल हो जाएगी। इसी दौरान अक्टूबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों पर पुरानी दिल्ली के रेड फोर्ट में ट्रायल जारी है, जिसके ट्रायल के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक प्रसिद्ध वकीलों के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स की पैरवी की जा रही है और अधिकांश को मुक्ति दिलाने में या केस में विजय दिलाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा
उद्घोषणा की गई कि शीघ्र ही आने वाले मार्च में एक 3 मेंबर कैबिनेट मिशन फ्लाइट टू इंडिया भारत पहुंचेगा, भारत के लिए उड़ान भरेगा। और यह मिशन जिसमें 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य आयोग 23 मार्च 1946 को कराची पहुंचा एंड देन कराची से दिल्ली। तो 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कराची पहुंचता है और उसके बाद 24 मार्च 1946 को वह दिल्ली पहुंचता है। अब इस मिशन की शुरुआत सांप्रदायिक सद्भावना को स्थापित करने से अथवा सांप्रदायिक संघर्ष को दूर करने से नेताओं के द्वारा की जाने वाली बातचीत से होती है। जैसा हमने स्लाइड में देखा कि इन व्यक्तियों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। तो जो विचार और जो उनका मंतव्य था, लक्ष्य था, अभिव्यक्त किया गया ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बिटवीन ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश ऑफिसर्स, शांति दूत and leaders of Indian National Congress, leaders of other major political parties of India like Muslim League, Nationalist Party and others party। तो इनके वक्तव्य क्या थे? इन व्यक्तियों से हमें अभिव्यक्तव्यों से और जो कोटेशन उन्होंने दिए हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, उनसे हमें अंदाजा होगा कि उस समय की परिस्थितियों का सृजन किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रुख है उसके बारे में हम जानते हैं। इट इज़ द इंटेंशन ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट टू कन्वे एज सून एज पॉसिबल ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी व्हाट वे दे कैन बेस्ट रिकनसाइल देयर डिफरेंसेज एंड हाउ देयर कंट्री कैन बी गवर्न बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। महामहिम की सरकार का जो उद्देश्य है, यथाशीघ्र एक संवैधानिक निकाय का निर्माण किया जाएगा और भारतीयों के बीच जो डिफरेंसेज हैं उन डिफरेंसेज को दूर करने में भारतीयों का मुख्य सहयोग होगा और भारत को शासित किया जाएगा भारतीयों के द्वारा। वायसराय लॉर्ड वेवेल के संदेश के प्रत्युत्तर में मोहम्मद अली जिन्ना का जो रिप्लाई था वो गौर करने लायक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली मोहम्मद अली जिन्ना वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया। इट इज नॉट ट्रू। रेस्पॉन्स टू वेवेल्स स्पीच दैट नो अटेम्प्ट विल सक्सीड एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर यदि वो कोई योजना लाना चाहते हैं तो उनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। दैट डिवीजन ऑफ इंडिया इज द ओनली सॉल्यूशन। भारत का विभाजन ही इसका केवल एकमात्र समाधान है। एंड दिस इज द रोड to happiness, prosperity, welfare and freedom of 400 millions inhabiting this subcontinent। इस महाद्वीप में 400 मिलियन लोगों की स्वाधीनता, उनके कल्याण, उनकी प्रसन्नता और उनकी समृद्धि का रास्ता केवल और केवल भारत के विभाजन से होकर गुजरता है। तो निसंदेह मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान का निर्माण चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देन ऑन जनवरी 14, 1946 लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस proposed that a mission of 3 members of the cabinet be sent to India to pursue negotiations with India's political leaders। 3 सदस्य जो आयोग होगा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के निर्देशन में, उस आयोग के द्वारा भारतीयों के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ वार्तालाप की जाएगी कि किसी भी तरह से हाउ टू बेस्ट टू रिजॉल्व इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, भारत की संवैधानिक समस्या का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ निदान किया जाए। द मिशन विच वुड बी लेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस मिशन की अध्यक्षता तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की जा रही थी। इंक्लूडेड स्टेफर्ड क्रिप्स, उसके अन्य 2 सदस्य जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स
एंड फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर थे। 3 सदस्यों का मिशन था जिसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा 2 अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर थे। They would fly to India before the end of March after provincial election there ended। जब प्रांतीय चुनावों का अंत हो जाएगा उनकी समाप्ति के बाद मार्च के अंत में एक मिशन भारत भेजा जाएगा। Then on March 23rd the cabinet mission reached Karachi। कैबिनेट मिशन कराची पहुंचा। इंडिया इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ ए वेरी ग्रेट फ्यूचर। भारत के उस उज्जवल भविष्य के लिए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस टोल्ड रिपोर्टर्स देयर। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा रिपोर्टर्स को बताया गया द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश पीपुल डिजायर। न केवल ब्रिटिश सरकार अपितु ब्रिटेन के लोगों की इच्छा है कि विदाउट रिजर्वेशन बिना किसी संरक्षण और आरक्षण के टू कंज्यूमेट द प्रोमिसेस एंड प्लेजेस दैट हैव बीन मेड। The precise road towards the final structure of India's independence is not yet clear, but let the vision of it inspire us all in our renewed efforts to find a path of cooperation। भारत की स्वाधीनता का और स्पष्ट रूप से अंतिम संरचना प्रदान करने का जो रास्ता है वो केवल और केवल पारस्परिक सहयोग के रास्ते के माध्यम से होकर ही गुजरेगा और इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लीडर्स ऑफ अनटचेबल सोसाइटी एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंट सोसाइटी। व्हाट वाज द आइडियाज ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व्हेन दे गिव इम्पोर्टेंस ऑफ ओनली मोमडन्स एंड हिंदूज बाय द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग दिस नेगोशिएशन पीरियड। Untouchable Dr. B. R. Ambedkar cautioned them not to forget the smaller minorities, warning against dangers posed by dictation by Congress to the minorities। कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा ये नहीं भूलना चाहिए कि जो छोटे अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो भी भारत का अभिन्न हिस्सा ही हैं और यदि उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है तो यह किसी खतरे को आमंत्रित करने से कम नहीं होगा। Then Sikh Sardar Jogendra Singh felt that the British connection should be retained until India known how to use its power। He feared that if India were divided, Hindus and Muslims will fight one another। अगर भारत के टुकड़े करके भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है तो निसंदेह हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत ज़बरदस्त संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। मुस्लिम सर अजीजुल हक फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया और अभिव्यक्त किया नथिंग कैन बी डन अंटिल द प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान इज एक्सेप्टेड। जब तक पाकिस्तान के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता कुछ भी नहीं हो सकता है। वाट वाज द डिजायर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना वांटेड ए वाइबल पाकिस्तान नॉट ए म्यूटिलेटेड। जिन्ना एक अखंड पाकिस्तान चाहते हैं, विकृत पाकिस्तान नहीं। He was willing to consider mutual adjustment of provincial boundaries। प्रांतीय सीमाओं के संदर्भ में वो पारस्परिक समझौते की इच्छा रखते हैं। But his Pakistan must be a live state economically। लेकिन उनका पाकिस्तान आर्थिक रूप से एक जीवित राज्य होना चाहिए। He insisted that Calcutta must be part of Pakistan। उन्होंने ये भी व्यक्त किया कि कलकत्ता पाकिस्तान का भी हिस्सा होना ही चाहिए। उनका तर्क था कि पाकिस्तान विदाउट कलकत्ता वुड बी लाइक आस्किंग ए मैन टू लाइव विदाउट हार्ट। पाकिस्तान कलकत्ता के बिना ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति से हार्ट के बिना जीवित रहने की बातचीत कही जाए। कांग्रेस वाज इक्वली डिटरमाइंड टू रिटेन कंट्रोल ऑफ कलकत्ता विच फॉर ओवर ए सेंचुरी हैड बीन ब्रिटिश इंडियाज कैपिटल। ब्रिटिश भारत की एक शताब्दी से भी अधिक समय तक राजधानी रही कलकत्ता के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी दावा मजबूत था। तो ये इस तरह के विचार हैं जो उस समय अलग अलग कम्युनिटीज़ के द्वारा अभिव्यक्त किए गए हैं। देन नेक्स्ट डे जिन्ना अराइव्ड फॉर हिज मीटिंग विद द कैबिनेट डेलीगेशन। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 3 अप्रैल को महात्मा गांधी ने बातचीत की और महात्मा गांधी ने कहा बड़ी मुश्किल से मैं अपने जीवन काल में मोहम्मद अली जिन्ना से लगभग 18 दिनों तक मिला हूँ
और मुझे कभी मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं किया कि पाकिस्तान की परिभाषा क्या है। निसंदेह पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है और किसी भी कीमत पर भारत का विभाजन नहीं हो सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाएगा, ये एक असंभव सा प्रश्न है। और स्टेफर्ड क्रिप्स ने जैसा मुझसे पूछा है कि क्या वो प्रधानमंत्री के दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं, निसंदेह वो ऐसे तैयार हैं, परंतु किस देश के प्रधानमंत्री का दायित्व का निर्वहन किया जाए, जब तक सांप्रदायिक समस्या का निदान नहीं होगा तब तक किसी देश का निर्माण मुश्किल है। 4 अप्रैल को मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट मिशन के पास अपनी बात रखते हैं और उन्होंने जैसा स्पष्ट किया वो भी गौर करने लायक है। ही एक्सप्लेन टू देम, उसने उनको बताया कि फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इंस्टिंक्ट दैट, हिंदू और मुसलमान के बीच आधारभूत अंतराल है। मुस्लिम हैव ए डिफरेंस कंसेप्शन ऑफ लाइफ फ्रॉम द हिंदूज, हिंदुओं के जीवन से अलग उनकी जीवन की अवधारणा है। दे हैव डिफरेंट कल्चर बेस्ड ऑन अरेबिक एंड पर्शियन इंस्टीड ऑफ द संस्कृत ओरिजिन, संस्कृत मूल से अभिव्यक्त हुई पर्शियन और अरेबिक आधारित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। देयर सोशल कस्टम्स आर एंटायरली डिफरेंट, उनके सामाजिक रीति रिवाज पूर्ण रूप से हिंदुओं से अलग हैं। हिंदू वर्शिप द काउ, हिंदू गाय की पूजा करते हैं और यहाँ तक कि कुछ राज्यों में गाय की हत्या करने पर 10 साल की कैद का भी प्रावधान किया गया है। दिस मीन्स नथिंग टू दी मुस्लिम्स, लेकिन मुसलमानों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। हाउ आर यू टू पुट 100 मिलियंस ऑफ मुस्लिम टुगेदर विद 250 मिलियंस, आप किस तरह से 100 मिलियन मुसलमानों को 250 मिलियंस हिंदुओं के साथ जोड़ सकते हो, जिनका वे ऑफ लाइफ इज सो डिफरेंट, एक दूसरे से भिन्न है। नो गवर्नमेंट कैन एवर वर्क ऑन सच ए बेसिस एंड इफ दिस फोर्स अपॉन इंडिया इज मस्ट लीड टू डिजास्टर, किसी भी सरकार को ऐसा नहीं करना और अगर जबरदस्ती ऐसा किया जाता है तो निसंदेह ये भारत के लिए एक आपदा को निमंत्रण करने जैसा होगा। क्रिप्स आस्क्ड इफ जिन्ना थॉट दैट डिफरेंस बिटवीन ए हिंदू एंड मुस्लिम इन बंगाल वाज ग्रेटर देन दैट बिटवीन ए पठान एंड मुस्लिम ऑफ सिंध, सिंध के मुस्लिम और पठान के बीच तथा बंगाल के मुस्लिम और हिंदू के बीच कितनी विभिन्नताएं स्टेफर्ड जिन्ना महसूस करते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा प्रश्न पूछा गया। जिन्ना इंस्टीड दैट ऑल मुस्लिम्स बिलीव्ड इन वन गॉड, सभी मुसलमान एक भगवान में विश्वास करते हैं, एंड इन इक्वली ऑफ मैन एंड इन ह्यूमन ब्रदरहुड, और वे मानवीय समानता में और मानवीय भाईचारे में विश्वास करते हैं। वाइल हिंदू बिलीव्ड इन नन ऑफ द थिंग्स, लेकिन हिंदू इनमें से किसी पर विश्वास नहीं करते। The Secretary of State explained that the cabinet mission came as representative of one of the world's great power. दुनिया की महान शक्तियों में से एक है कैबिनेट मिशन जो यहाँ प्रतिनिधि के रूप में आया है। Which had a vital interest in the preservation of peace, शांति के संरक्षण के लिए और शांति को परिपूर्ण करने के लिए, स्थापित करने के लिए वो एक बड़े हित के साथ काम करता है। The delegation then heard from the Sikh, 3 of whom led by Master तारा सिंह, तारा सिंह सिख सरदार के द्वारा चुनौती दी गई। वन दैट डिवाइड इंडिया वुड बी ए वेरी रिस्की गेम, भारत को विभाजित करना या विभाजित भारत एक बड़ा ही खतरनाक खेल साबित होगा। इफ देयर वाज टू बी एनी डिवीजन, अगर किसी भी प्रकार का विभाजन किया जाता है, द सिख कुड नॉट रिमेन आइदर हिंदुस्तान और इन पाकिस्तान, तो सिख न तो भारत के साथ हिंदुस्तान के साथ रह सकते हैं और न ही पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं। सिख वर कंटेंट टू रिमेन विद इन यूनाइटेड इंडिया, या तो सिख एकीकृत भारत में रहेंगे, बट यदि इफ पाकिस्तान वर्स ग्रांटेड टू मुस्लिम्स, यदि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को सहमति दी जाती है, देन सिख वांटेड ए नेशन स्टेट ऑफ देयर ओन, सिखिस्तान और खालिस्तान कार्व आउट ऑफ सेंट्रल पंजाब वेयर 4 मिलियन सिख लिव्ड, जहाँ 4 मिलियन सिख रहते हैं, उन सिखों के लिए भी एक सिखिस्तान और खालिस्तान का राष्ट्र राज्य होगा यदि पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये अलग अलग 4 दृष्टिकोण हमारे सामने उभर कर आते हैं। भारत जो अखंड भारत की बात की जा रही है, पाकिस्तान जो मुस्लिम पाकिस्तान की बात की जा रही है, खालिस्तान जो सिखों के लिए खालिस्तान की बात की जा रही है, और हिंदुस्तान जो कुछ निजी सचिव ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा
ये सजेशन दिया गया है कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान का निर्माण किया जाए और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। ब्रिटिश सरकार के सामने बड़ा ही राजनीतिक संकट और जटिल कॉम्प्लेक्स क्राइसिस उत्पन्न हुआ, जिसका निदान करने के लिए उनको बहुत जूझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और सहन करना पड़ा। अंततः वो इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाए और जोन प्लान के माध्यम से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। खालिस्तान और हिंदुस्तान की अधिसत्ताएं इग्नोर कर दी गई। केवल भारत जिसमें सभी लोग हैं और केवल पाकिस्तान अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कंट्री को डिज़ाइन किया गया धार्मिक आधार पर। जो आयरिश डिवीज़न किया गया 1917 में, ऐसा ही रिलीजियस डिवीज़न इन इंडिया ब्रिटिश इंडिया में किया गया और बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे फसाद उत्पन्न हुए। मानवीय सभ्यता के सामने एक बड़ा ही घृण और घिनौना चेहरा उत्पन्न हुआ, जो निसंदेह शताब्दी की महान त्रासदी के रूप में हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। ये था कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को अंतिम स्वरूप देने से पहले सांप्रदायिक संघर्ष की ये राजनीति थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेवेल, क्लेमेंट एटली, स्टेवर्ट क्रेफ्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, कमांडर इन चीफ और इन चेक, प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना, बी.आर. अम्बेडकर, मास्टर तारा सिंह, पी.एन. बनर्जी का मुख्य रूप से योगदान रहा और अंततः अधूरे स्वरूप में कैबिनेट मिशन को पारित कर दिया गया। What were the major recommendation of cabinet mission? We will discuss in the next lectures. So thank you so much.